Hello everyone, welcome to the Academic Hub. So guys, from this video we are going to begin our second chapter of class 11th history, that is writing in city life. तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इस चैप्टर का कि बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. तो जैसा कि आपने पहले चैप्टर के एंड में देखा था कि अर्ली ह्यूमंस में कुछ चेंजेस आए, जैसे उन्होंने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल शुरू कर दिया, अब वो सेटल्ड लाइफ की तरफ मूव करने लगे, वही उन्होंने एग्रीकल्चर भी शुरू कर दिया. तो अर्ली ह्यूमंस के इन सारे ट्रांसफॉर्मेशन ने अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस के लिए एक पाथवे क्रिएट किया. तो वैसे तो बहुत सारे अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस हुए थे, उन्हीं में से एक था मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन. तो इस चैप्टर में हम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं, और मोर स्पेसिफिक होकर बात करें तो हम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के राइटिंग एंड सिटी लाइफ के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं. हम देखेंगे कि किन सरकमस्टांसिस के अंदर राइटिंग मेसोपोटामिया में शुरू हुई और राइटिंग की क्या नीड थी, कौन कौन लिख सकता था, कौन कौन लिखे हुए को पढ़ा हुआ जानता था, माफ़ करिए लिखे हुए को कौन कौन पढ़ना जानता था. फिर उसके बाद हम देखेंगे कि किस प्रकार मेसोपोटामिया के पीपल रूरल लाइफ थे, अर्बन लाइफ में गए, किस प्रकार उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उन्होंने सिटी लाइफ कैसे शुरू करी, सिटी लाइफ के क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे. तो इन्हीं सारी बातों के बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं अब अपने पहले पैराग्राफ से. तो अब पहले दो पैराग्राफ की बात करूँ, शुरुआती दो पैराग्राफ की, तो इनमें हम ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे. शुरुआती दो पैराग्राफ में हम बस देखेंगे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के कुछ फीचर्स और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के कुछ डिफरेंट नेम्स जिनके नाम से भी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जाना जाता है. तो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले आपको राइट हैंड साइड पे ये बॉक्स दिख रहा होगा. इस बॉक्स की बात करें तो यहाँ बताया गया है कि मेसोपोटामिया जो है वो दो ग्रीक वर्ड से डेराइव्ड किया गया, यानी आप इस साइड नोट से समझ सकते हैं कि मेसोपोटामिया एक ऐसी जगह थी जो दो नदियों के बीच में थी. तो सिटी लाइफ जो शुरू हुई थी वो मेसोपोटामिया से शुरू हुई थी. तो मेसोपोटामिया जो है दो नदियों के बीच में पड़ता है. ये दो नदियां हैं यूफ्रेटस और टिग्रिस. आप इसे भी अंडरलाइन कर लीजिए. मेसोपोटामिया द लैंड बिटवीन द यूफ्रेटस एंड टिग्रिस रिवर्स. अंडरलाइन कर लीजिए आप इसे, मेरे साथ अंडरलाइन करते हुए जाइएगा, ईजी पड़ेगा आपको. तो मेसोपोटामिया जो है अब करेंटली पार्ट है रिपब्लिक ऑफ इराक का. मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन अपनी प्रॉस्पेरिटी, सिटी लाइफ और इट्स वॉल्यूमिनस एंड रिच लिटरेचर, वॉल्यूमिनस यानी बड़ी विशाल और रिच यानी समृद्ध, अपनी विशाल और समृद्ध लिटरेचर के लिए जाना जाता है. साथ ही अपनी मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी के लिए भी जाना जाता है. सो मेसोपोटामिया का जो राइटिंग सिस्टम था और लिटरेचर थी वो 2000 BCE के बाद ईस्टर्न मेडिटेरियन और नदर्न सीरिया और टर्की तक फैल गए थे 2000 BC के बाद, जिसके वजह से ही वहाँ के जो किंग्स थे वो एक दूसरे को लिख सकते थे और साथ ही भी लिख पाते थे टू फरोआ ऑफ इजिप्ट. तो ये क्या है, ये फराहो ऑफ इजिप्ट. तो ये फराहो, मुझे शायद प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा होगा, तो ये फराहो एक टाइटल था किंग का. जैसे आपने अफ़गानिस्तान वगैरह में देखा होगा कि जैसे किंग को खलीफा बोला जाता था, ऐसे ही यहाँ के किंग को फराहो बोला जाता था, इजिप्ट के किंग को. तो वो कौन सी लैंग्वेज में और स्क्रिप्ट में लिखते थे, वो मेसोपोटामिया की लैंग्वेज और स्क्रिप्ट में लिखते थे. तो इस चैप्टर में हम सिटी लाइफ और राइटिंग के बीच का कनेक्शन एक्सप्लोर करेंगे, वहीं हम राइटिंग के कुछ आउटकम्स के बारे में भी देखेंगे. ठीक है, तो नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करते हैं हम. तो इन द बिगिनिंग ऑफ द रिकॉर्डेड हिस्ट्री, तो रिकॉर्डेड हिस्ट्री की शुरुआत में जो लैंड था, मेनली अर्बनाइज साउथ की बात की जा रही है. अर्बनाइज साउथ की बात की जा रही है, उसे सुमेर या फिर अक्कड़ कहा जाता था. अर्बनाइज साउथ को सुमेर या फिर अक्कड़ कहा जाता था. तो नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू करने से पहले एक और चीज़ समझ लीजिए दोस्तों कि ये सेकंड पैराग्राफ जो है वो पूरा ही इम्पोर्टेंट है. मैंने इसे अंडरलाइन नहीं किया क्योंकि मैं आपको इस सेकंड पैराग्राफ के लिए साइड नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, आप चाहे उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं. अभी इस पैराग्राफ को कंप्लीट करने के बाद आपको उनके बारे में भी बताता हूँ. तो शुरू करते हैं सेकंड पैराग्राफ. तो रिकॉर्डेड हिस्ट्री की बिगिनिंग की बात करें, शुरुआती समय की बात करें, तो जो सदर्न रीजन था मेसोपोटामिया का,
उसे सुमेर या फिर अक्कड़ कहा जाता था, सुमेर या फिर अक्कड़। फिर 2000 BC के बाद जब बेबीलोन एक इम्पॉर्टेंट सिटी बन गई सदर्न रीजन की, तो बेबीलोनिया टर्म यूज़ होने लगा सदर्न रीजन के लिए। बट एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं दोस्तों, ये बेबीलोनिया टर्म बाद में पूरे सिविलाइजेशन के लिए भी यूज़ होने लगा, और इस सिविलाइजेशन का अल्टरनेट नेम बेबीलोनियन सिविलाइजेशन भी है। ये साइड नोट्स में ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आप उन्हें फॉलो करिएगा ज़रूर। फिर 1100 BC के बाद जब असीरियंस ने अपनी किंगडम स्टैब्लिश कर दी नदर्न रीजन में, अभी तक हमने साउथ की बात करी, अब नदर्न रीजन की बात करते हैं, तो उस नॉर्थन रीजन को असीरिया कहा जाने लगा। और उस पूरे नॉर्थ रीजन को ही नहीं बल्कि सिविलाइजेशन को भी असीरियन सिविलाइजेशन भी कहा जाने लगा इसी चीज़ से। और जो फर्स्ट लैंग्वेज थी इस मेसोपोटामिया की वो थी सुमेरियन, तो इसीलिए सिविलाइजेशन को सुमेरियन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। तो डिफरेंट नेम्स फॉर सेम सिविलाइजेशन, वही चल रहा है अभी तक। फिर बाद में जब अक्कडियन स्पीकर्स आ गए थे तो उनकी अक्कडियन लैंग्वेज फ्लरिश करी अलेक्जेंडर के टाइम तक, यानी 336 से 323 BC तक। तो उसमें कुछ थोड़े मोटे रीजनल चेंजेस होते रहे। फिर 1400 BC के बाद एरामिक लैंग्वेज भी ट्रिगल्ड करने लगी। ये लैंग्वेज जो थी वो सेम थी हिब्रू लैंग्वेज के जैसे, और ये एरामिक लैंग्वेज जो थी वो वाइडली स्पोकन हो गई आफ्टर 1000 BC, और अब भी इराक के कुछ पार्ट्स में ये एरामिक लैंग्वेज अब भी बोली जाती है। एक चीज़ और बताना भूल गया दोस्तों कि जब अक्कडियन स्पीकर्स आए मेसोपोटामिया में, तो इसकी वजह से मेसोपोटामिया का एक और नाम रखा गया, वो था अक्कडियन सिविलाइजेशन। सो गाइस, ये रहे आपके सेकंड पैराग्राफ के शॉर्ट नोट्स, आप इनका स्क्रीनशॉट लेके ना बाद में पढ़ सकते हैं। मैं अपना लेक्चर आगे कंटिन्यू करता हूँ। सो नेक्स्ट पैराग्राफ में हम मेसोपोटामिया में आर्कियोलॉजिकल सर्वेस के बारे में देखेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि वाई वॉज मेसोपोटामिया सो इम्पोर्टेंट फॉर यूरोपियंस। तो शुरू करते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे शुरू हुए मेसोपोटामिया में 1840s में। तो शुरुआत में सिर्फ एक या फिर दो सिटीज़ को ही एक्सकेवेट किया, पर ये एक्सकेवेशन था ये लंबे समय तक चला, ये डिकेड्स तक, सालों साल तक चलता रहा। ठीक है, नॉट ओनली कैन यू स्टडी हंड्रेड्स ऑफ तो मेसोपोटामिया के बारे में जानने के लिए हम वहाँ की बिल्डिंग, स्टैचूज, ऑर्नामेंट, ग्रेव्स, टूल्स, सील्स और साथ ही साथ रिटन डॉक्यूमेंट्स को भी यूज़ कर सकते हैं एज अ सोर्स फॉर नोइंग अबाउट मेसोपोटामिया। अब बात करें मेसोपोटामिया यूरोपियंस के लिए क्यों इम्पोर्टेंट था, तो मेसोपोटामिया का जो रेफरेंस दिया गया था वो ओल्ड टेस्टामेंट में दिया गया था, जो कि बाइबल का पहला पार्ट है। तो एक बुक थी द बुक ऑफ जेनेसिस, ये ओल्ड टेस्टामेंट की थी, जो रेफ़र करती थी शीमर को, जिसका मतलब था सुमेर जिसका मतलब होता है लैंड ऑफ ब्रिक बिल्ड सिटीज़। तो सुमेर नाम की एक जगह थी मेसोपोटामिया में, तो इसलिए यूरोपियंस समझते थे, इवन यूरोप के ट्रैवलर्स और स्कॉलर्स मेसोपोटामिया को अपनी एंसेस्ट्रल लैंड की तरह देखते थे। और जब वहाँ पे आर्कियोलॉजिकल वर्क बिगेन हुआ तो यूरोपियंस ने पूरी कोशिश करी कि जो ओल्ड टेस्टामेंट की बातें हैं उन्हें सही प्रूव किया जाए। चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो 18th सेंचुरी से ही यूरोपियंस ने पूरी एंथुसियास्ट के साथ मेसोपोटामिया को एक्सप्लोर करना शुरू किया। इतना ही नहीं, 1873 में एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर ने एक ब्रिटिश म्यूज़ियम को फंड किया ताकि वो टैबलेट पर लिखी हुई फ्लड के बारे में पढ़ें और एक्सप्लोर करें, जिसका मेंशन उनकी बाइबल में था। तो 1960 आते आते सब लोगों को ये समझ में आ गया था कि ओल्ड टेस्टामेंट की जो स्टोरीज थी वो लिटरल ट्रूथ नहीं थी, बल्कि ये वेस हो सकती हैं टू एक्सप्रेस मेमोरी, यानी जो हिस्ट्री में जो मेजर चेंजेस हुए उनकी यादें को शेयर करने का एक तरीका हो सकता है। फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या होने लगा कि जो आर्कियोलॉजिकल टेक्निक्स थी वो मोर कॉम्प्लेक्स और डेवलप्ड होने लगी, साथ ही रिफाइंड भी होने लगी। अब उनका जो ज़्यादातर अटेंशन था वो ऐसे सवालों पे था जिनकी मदद से वे मेसोपोटामिया के ऑर्डिनरी पीपल की लाइफ के बारे में जान सकें। अब उनका जो पहला मोटो था टू रिवील द ट्रूथ ऑफ बाइबल,
अब वो बैकग्राउंड में जा चुका था। अब उनका मोर फोकस था ऐसी चीज़ों पर जिनकी मदद से वे ऑर्डिनरी पीपल की लाइफ्स के बारे में जान सकें। तो आगे इस चैप्टर में हम जितना भी पढ़ेंगे, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा, वो सभी कुछ इनकी लेटेस्ट स्टडीज़ पर ही बेस्ड है। तो ये स्टोरी जो थी ब्लू लाइंस में, पैराग्राफ में, आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस की नहीं है, इसीलिए मैंने आपको इसे ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाया है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो से हम शुरू करेंगे मेसोपोटामिया एंड इट्स ज्योग्राफी से। तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, फुल सपोर्ट दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून गाइस।